2018 में रिलीज़ हुई फिल्म तुम्बाड़ को री रिलीज़ किया जा रहा है 13 सितंबर को अगेन थिएटर्स में। तो चलिए जानते हैं तुम्बाड़ की स्टोरी इन शॉर्ट। तो फिल्म की स्टार्टिंग में ही हमें वीएफएक्स द्वारा हस्त्र के बारे में बताया जाता है। पूर्ति की देवी जो कि लिमिटलेस सोना और अनाज की देवी हैं और पृथ्वी उनकी कोख है। देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वो अपनी पहली संतान हस्त्र से करती हैं। और हस्त्र बहुत लालची था और वो देवी का सोना और अनाज दोनों पाना चाहता था। हस्त्र ने सोना तो उठा लिया, लेकिन अनाज पाने के लिए जैसे ही अनाज पे हाथ रखा, बाकी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया और वो बिखर गया। इस तरह जैसे वो टुकड़ों में टूटा। देवी ने उसको बचा तो लिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि हस्त्र को कभी कोई नहीं पूजेगा। तो इस तरह कई युग बीत चुके हैं और हस्त्र देवी की कोख में ही सो रहा है। लेकिन तुम्बाड़ एक ऐसा गांव है जहां पर वहां के लोगों ने हस्त्र का मंदिर बना डाला और तब से लेकर आज तक वहां देवी देवताओं का क्रोध बरसता है और वहां सिर्फ बारिश ही होती है, कभी सूर्य नहीं आता। और हस्त्र को मिला हुआ श्राप उन गांव वालों के लिए वरदान है। कैसे, यही तो फिल्म की स्टोरी है, चलिए बताती हूँ। और यहाँ पे फिल्म की इंट्रो खत्म होती है और फिल्म स्टार्ट होती है। फिल्म बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला स्टार्ट होता है 1988 में। यहाँ पर हम 2 बच्चों को देखते हैं अपनी माँ के साथ, जिसमें से एक का नाम विनायक है और छोटे बच्चे का नाम सदाशिव है और ये दोनों भाई होते हैं। और इन दोनों की माँ एक बहुत ही बूढ़े आदमी के घर पे काम करती थी जिसका नाम सरकार था। वो वहाँ का रजवाड़े खानदान का था, तो उसके पास काफ़ी सारी दौलत थी और एक सोने के सिक्के के लालच में विनायक की माँ भी उसी के वाड़े में काम करती थी। वाड़ा उस जगह का नाम है और वहीं पर विनायक के घर में उसकी दादी भी बंधी होती है और वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, कई सालों से बंधी है ऐसा लगता है। और विनायक की दादी असल में बहुत ही ज़्यादा स्केरी दिखती हैं। और वहाँ नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि सरकार की किसी वजह से मौत हो गई और ठीक उसके बाद विनायक की माँ विनायक और उसके छोटे भाई सदाशिव को लेकर वाड़े से जाने का फैसला करती है और वहाँ से निकल जाती है। और उसी दिन हम देखते हैं सदाशिव को, जो विनायक का छोटा भाई है, पेड़ की टहनी से गिरकर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी माँ पास वाले वैद्य को उसे दिखाने लेकर जाती है और विनायक से कहती है कि वो अपनी दादी को खाना खिला दे। और उसकी माँ उसे कहती है कि दादी अगर कुछ भी अलग बर्ताव करे तो उसे कहना सो जाओ वरना हस्त्र आ जाएगा। तो ठीक विनायक शाम को अपनी दादी को खाना देने के लिए जाता है और दादी उससे खजाने की बात करती है और विनायक इससे अट्रैक्ट हो जाता है। और अब विनायक भूल चुका था कि दादी को आखिर काबू में कैसे करना है और उन्हें क्या कहना है। और दादी की शक्ल इतनी ज़्यादा बुरी होती है और वो देखने में कि इंसान के जैसे दिखती भी नहीं, मानो कई सालों से ऐसे ही यहीं पड़ी हो। दादी विनायक से ऐसी बात करती है जैसे उसी को खाने वाली हो। किसी न किसी तरह से विनायक दादी से बचता है और इतने में उसे याद आ जाता है कि दादी से क्या कहना था। फिर वो कहता है सो जा दादी वरना हस्त्र आ जाएगा। और ये सुनते ही विनायक की दादी सच में सो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विनायक का भाई सदाशिव अब नहीं रहा। उसकी माँ बहुत दुखी होती है और घर वापस आती है और सदाशिव की बॉडी को आग लगाती है और वहाँ से रात को ही पुणे के लिए दोनों माँ बेटे निकल जाते हैं। और विनायक की माँ के पुणे जाने के डिसीजन को विनायक डिसएग्री कर देता है और कहता है कि सरकार अब मर गया है तो वाड़ा उनका हुआ और अब उन्हें उस खजाने को ढूंढने पे फोकस करना चाहिए। लेकिन उसकी माँ कहती है कि सरकार उस खजाने को ढूंढते ढूंढते मर गया, इसका मतलब है वहाँ पर कोई खजाना है ही नहीं। लेकिन विनायक नहीं मानता और कहता है कि इसके बारे में ज़रूर उसकी बूढ़ी दादी को कुछ ना कुछ पता होगा। जाते वक्त विनायक फिर से खजाने की बात करता है और उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है कि कितना लालची है ये। फिर वो उसे कहती है कि हम तुम्बाड़ कभी वापस नहीं आएंगे और तुम्हें कसम है मेरी, अगर तुम तुम्बाड़ वापस आए। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं पुणे। यहाँ पर चैप्टर 1 खत्म होता है और यहाँ से सेकंड टाइमलाइन स्टार्ट हो जाती है, जो ठीक 15 साल बाद स्टार्ट होती है। और अब विनायक वापस आता है तुम्बाड़। तुम्बाड़ आज भी वैसा ही था, वहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है और बहुत ही इंटेंस सीन रहता है। विनायक आज भी उतना ही लालची था। अब वो वापस क्यों आया है? क्योंकि 15 साल बाद उसकी माँ अब नहीं रही और अब जब उसकी माँ ही नहीं रही तो उसकी माँ के दिए हुए वादे या फिर कसम की भी कोई वैल्यू नहीं रही। वहाँ पे आके विनायक अपना घर देखता है तो वहाँ पर हर तरफ पेड़ पौधे उग चुके हैं और वो घर पूरी तरह से पुराना हो चुका है। और वहीं कहीं किसी पेड़ की जड़ों के बीच में विनायक को एक इंसानी दिल दिखता है जो अभी भी धड़क रहा होता है। वो कोई और नहीं, उसकी दादी का ही दिल होता है।
मानो उसको किसी तरह से श्राप मिला हो कि वो हमेशा ऐसे ही रहेंगी, कभी मरेंगी नहीं। और विनायक आज भी वही सवाल लेकर वापस आया होता है दादी के पास कि आखिर खजाना कहाँ है। उसकी दादी ये सब बातें सुनकर उसे कहती है कि कितना लालची है तू, लेकिन उसको खजाने के बारे में कुछ नहीं बताती। विनायक बार बार इंसिस्ट करता है और कहता है कि अगर वो खजाना उसने नहीं लिया तो कोई ना कोई और ले लेगा। फिर दादी बताती है कि वो हस्त्र के श्राप की वजह से ऐसी हो चुकी हैं और उन्हें श्राप मिला है हमेशा ऐसे ही अमर रहने का। तो वो कहती है कि अगर तुम मुझे जला दोगे तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और फिर मैं तुम्हें खजाने के बारे में भी बता दूंगी। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में विनायक को दिखाया जाता है अपनी दादी को जलाते हुए। अब तुम्बाड़ में काफ़ी दिन विनायक वहीं पे रहते हैं, उस खजाने को ढूंढता है और अब शायद उस खजाने का राज भी विनायक को पता चल चुका था। उसके बाद विनायक पुणे वापस लौटता है और कई दिन वहाँ पे रहने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी जो दाढ़ी वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा उग चुकी थी। और जितने दिन विनायक तुम्बाड़ में रहा उसके पीछे से उसकी वाइफ ने अपने गुजारे के लिए आटा पीसने का काम शुरू कर दिया था। इसके बाद विनायक डायरेक्ट पुणे जाता है और वहां पर जाकर मुनीम से मिलता है और विनायक के ऊपर मुनीम का कर्जा होता है 38 रुपीज़ और उसको लौटाने के लिए विनायक उसको एक सोने की मुद्रा देता है जिसका उस वक्त मूल्य था 100 रुपये। और इसके बाद विनायक 38 रुपीज़ कटवा कर उससे बाकी के पैसे ले लेता है और उसे कहता है कि उसके पास 3 और मुद्राएं हैं और उसे वो बेचनी है। ये सुनकर मुनीम थोड़ा डर जाता है कि कहीं विनायक कुछ गलत काम करके या फिर किसी का मर्डर करके तो ये पैसे नहीं लेकर आ रहा। फिर विनायक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी मुद्राएं उसकी पुश्तैनी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि विनायक कई बार तुम्बाड़ जाता है और वहाँ से सोने की मुद्राएं लेकर आता है और अब वो काफ़ी ज़्यादा रिच भी हो चुका था और उसने अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी ले लिया था और अब वो उसी मुनीम को उधार भी देने लग गया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुनीम की किसी ब्रिटिश ऑफिसर से जान पहचान थी और उसका ठीक 1 महीने में ट्रांसफ़र होने वाला था। और जाने से पहले वो ऑफिसर मुनीम को कुछ ज़मीन खरीदने का ऑफ़र देता है और उसके लिए मुनीम को चाहिए थे काफ़ी सारे पैसे। इसके लिए मुनीम सोचता है कि वो विनायक को इस सोने वाले खजाने में अपना पार्टनर बना ले, लेकिन विनायक उसकी बातों में नहीं आता और कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। और फिर मुनीम डिसाइड करता है कि वो खुद तुम्बाड़ जाकर इस सोने के खजाने के बारे में पता लगाएगा और विनायक को 2 दिन पुणे में ही रोक के रखने के लिए एक विडो औरत को विनायक के पास भेज देता है ताकि वो उसको बहला फुसलाकर वहाँ पर 2 दिन रोक सके और उधर मुनीम अपना काम कर सके। ठीक ऐसा ही होता है, लेकिन वो औरत विनायक से 100 रुपये लेकर उसको सब सच बता देती है कि मुनीम ने उसे 50 रुपये दिए थे ताकि वो विनायक को 2 दिन के लिए यहाँ पर रोक के रख सके। और ये सब सुनने के बाद विनायक डायरेक्ट तुम्बाड़ निकल जाता है और वहाँ पर बिल्कुल अनजान बनते हुए वो मुनीम के सामने ही वाड़े के कुएं में उतर जाता है और ठीक कुछ समय बाद बाहर निकलता है कुछ सोने की मुद्राएं साथ लेकर। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ ये थी कि विनायक जब उस कुएं के अंदर जाता है तो एक टिफ़िन बॉक्स साथ लेकर जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो टिफ़िन बॉक्स उसके हाथ में नहीं होता। इसी तरह से विनायक के ठीक बाहर जाने के बाद मुनीम उस कुएं में चला जाता है और वहाँ पर उसे एक ट्रंक शेप में दरवाज़ा दिखता है। फिर वो उसके अंदर घुस जाता है और वहाँ पूर्ति की देवी की इनग्रेविंग्स होती है और मुनीम उसके अंदर चला जाता है और हमें पता चलता है कि वो देवी की कोख है, क्योंकि वो दीवार पूरी तरह से लाल रंग की थी और उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर, इस तरह से वेन्स बनी हुई थी जैसे किसी के शरीर के अंदर का हिस्सा हो। और मुनीम को वहाँ पर वो टिफ़िन दिखता है जो कि विनायक अंदर लेकर गया होता है और वहाँ पर जैसे ही वो टिफ़िन खोलता है उसके अंदर एक आटे की गुड़िया होती है। जैसे ही आटे की गुड़िया बाहर आती है वैसे ही वहाँ पर एक अजीब सी एंटिटी और अजीब सी स्ट्रक्चर का आदमी आ जाता है और वो मुनीम को पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर से वहाँ पर विनायक आता है और अपने साथ एक और आटे की गुड़िया लेकर आता है और फिर वो हस्त्र को पुकारता है और फिर पहली बार हमें हस्त्र का चेहरा रिवील किया जाता है। पर अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ये सब आखिर चल क्या रहा है और विनायक वहाँ से सोने की मुद्राएं कैसे लेकर जाता है, तो दोस्तों याद करो कि हस्त्र बहुत ज़्यादा ग्रीडी था और इसी वजह से उसको श्राप मिला था कि वो अनाज को छू भी नहीं सकता और अनाज को पाने की इच्छा आज भी उसके मन में थी। तो विनायक इसी बात का फ़ायदा उठाता था और अंदर जाता था और देवी के कोख में जाकर पहले आटे का घेरा बनाता था ताकि हस्त्र उसके अंदर ना आ सके और फिर वो हस्त्र को बुलाता था और आटे की गुड़िया उसको खाने के लिए देता था।
और अब आप सोच रहे होंगे हस्त्र तो आटे को छू नहीं सकता, अनाज को छू नहीं सकता, तो वो खा कैसे रहा है? क्योंकि वो खुद से अपने मन से उसको नहीं छू सकता, लेकिन अगर उसको कोई वो अनाज ऑफर करे तो वो उसको खा सकता है। और उसके अंदर अनाज की ऑलरेडी बहुत ज्यादा भूख होती है, तो वो अनाज के लिए कुछ भी करता है। और फिर जैसे ही वो उस गुड़िया को खाने के लिए लेता है, विनायक फटाफट जाकर उसकी कमर से बंधी हुई एक पोटली को खोलता है, जहाँ से सोने के काफी सारे सिक्के गिरते हैं। और उन सिक्कों को कलेक्ट करके वो रस्सी जो उसने ऊपर कुएं से लटकाई होती है, फटाफट उसको पकड़ के बाहर निकल जाता है और सोने के सिक्के ले जाता है। और अगर गलती से एक विनायक या फिर कोई भी अंदर वहां फंस जाए और हस्तर अपनी आटे की गुड़िया खाकर खत्म कर ले, तो वो उस इंसान की तरफ आने लगता है। जैसे ही हस्तर उस इंसान को छुएगा तो वो जल जाता है, अजीब सा हो जाता है और उसे हमेशा अमर होने का श्राप मिल जाता है। इसी तरह से विनायक की दादी को भी ये श्राप मिला था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा अजीब सी बन गई थी और उन्हें अमर होने का श्राप मिला था। और विनायक से पहले उसकी दादी वहां पर आकर ये चोरी करती थी और इसी चोरी के दौरान हस्तर ने एक बार दादी को छू लिया था और दादी को ये श्राप मिल गया था। और फिलहाल मुनीम जो कि उस कोख में फंस गया था, उसको भी हस्तर ने पकड़ लिया था, तो वो भी जलकर पूरी तरह से अजीब सा हो चुका था, जिसको विनायक ने जला दिया और उसे वहां से मुक्त कर दिया। यहाँ पर ये टाइमलाइन खत्म हो जाती है और इसके बाद ठीक नेक्स्ट 14 ईयर्स के बाद थर्ड टाइमलाइन स्टार्ट होती है। और अब विनायक बहुत ज्यादा रिच हो चुका होता है और उसकी दौलत डे बाय डे बढ़ती ही जाती है। और अब विनायक की 2 बेटियां और एक बेटा भी है, लेकिन विनायक का बेटा एक पैर से हैंडीकैप होता है, तो वो उतना ज्यादा फुर्तीला नहीं होता जितना कि उसको होना चाहिए था। अब विनायक के बाद वो चोरी करने वाला धंधा आखिर कौन संभालेगा? इसीलिए विनायक अब बूढ़ा हो चुका है और वो अपने बेटे को घर पे ही ट्रेनिंग देता है रस्सी पकड़ कर चढ़ने की और उतरने की। और फिर विनायक एक दिन अपने बेटे को तुम्बाड़ अपने साथ लेकर जाता है, ताकि वो वहाँ पर सारी चीजें उसको इन रियल सिखा सके कि आखिर उसको कैसे उस कुएं में जाना है और वहां से वापस आना है। और विनायक अपने बेटे को आटे की गुड़िया बनाना भी सिखा देता है और उसे कहता है इस गुड़िया के बीच में कुछ पत्थर भी रख दो, क्योंकि हस्तर गुड़िया के साथ साथ आटे के साथ साथ पत्थर भी खा जाता है और पत्थर खाने में उसे टाइम लगेगा, जिससे कि उन्हें थोड़ा और टाइम मिल जाएगा वो सोने के सिक्के चुराने के लिए। लेकिन ये डॉल बनाने का जो पार्ट था वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए था, तो वो उसको वो डॉल बाहर ही फेंकने को कहता है, क्योंकि आज के दिन उसे सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए, असल में उन्हें हस्तर को नहीं बुलाना है। लेकिन विनायक का बेटा उस गुड़िया को अपने साथ ही अंदर ले जाता है और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, उस आटे की गुड़िया की वजह से वहाँ हस्तर भी आ जाता है। फिर विनायक किसी न किसी तरह से अपने बेटे को हस्तर से बचाता है और उस गुड़िया को हस्तर की तरफ फेंक देता है। और विनायक का बेटा उसकी कमर से बंधे हुए पोटली को खोलकर कुछ सिक्के वहाँ से चुरा लेता है। किसी न किसी तरह उस दिन ये दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। बाहर आते ही विनायक अपने बेटे को बहुत बुरी तरह से पीटता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की था। मना करने के बावजूद भी वो उस आटे की डोल को अंदर लेकर गया। लेकिन विनायक का बेटा काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसने हस्त्र से सोने की मुद्राएं चुरा ली थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विनायक का बेटा तो विनायक से भी ज़्यादा लालची होता है। और अब ये दोनों वापस आ जाते हैं पुणे। अब विनायक का बेटा अपनी पहली कमाई से बहुत ज़्यादा खुश था और वो इस पैसे को उड़ाना चाहता था। और इतनी छोटी उम्र में ही उसे लड़कियों का बहुत शौक था, इसीलिए उसे लड़कियां भी चाहिए थी, क्योंकि उसने अपने बाप को हमेशा अय्याशी करते हुए ही देखा था। और फिर हमें पता चलता है कि तुम्बाड़ में जो बाड़ा है वो सरकार के हिस्से आ गया है और वहाँ पर अब किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होगी। अब विनायक ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा टेंस हो चुका था, क्योंकि वो तो सोने की चोरी करने हर हफ्ते वहाँ पर जाता ही रहता था। अब इसके बाद विनायक और उसका बेटा आपस में डिस्कशन करते हुए दिखते हैं और उसका बेटा उसको एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया देता है। वो कहता है कि क्यों ना हम हस्तर की वो सोने की पोटली ही चुरा लें, जिसमें से बहुत ज़्यादा सोना निकलता रहता है। और इसके लिए उन्हें बहुत सारी आटे की गुड़ियाँ बनानी पड़ेगी। वो एक एक करके आटे की गुड़ियाँ हस्तर के फेंकते रहेंगे और वो सारी सोने की पोटली उससे चुरा लेंगे। और विनायक को ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है और वो कहता है कि इस ढंग से तो कभी मैंने भी नहीं सोचा। और वो लोग ये सारी सेम चीज़ प्लान कर लेते हैं। और ठीक इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए दोनों बाप बेटे पहुंच जाते हैं तुम्बाड़ बहुत सारे आटे की गुड़िया लेकर। लेकिन जैसे ही वो लोग ये सारी गुड़िया लेकर
देवी की कोख में जाते हैं वहाँ पर एक दो नहीं बहुत सारे हस्त्र आ जाते हैं, यानी जितनी ज़्यादा आटे की गुड़ियाँ उतने ही ज़्यादा हस्त्र, और ये प्लान उनका उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है। और अब इन दोनों के लिए इस सिचुएशन से बचना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था, क्योंकि इतने सारे हस्त्र थे। वो एक गुड़िया फेंकते थे तो सारे हस्त्र मिलकर उस गुड़िया को 2-3 सेकंड में ख़त्म कर देते थे। और अब विनायक समझ गया था कि अब यहाँ से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। और अब विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पूरी बॉडी पे वो सारे आटे की गुड़िया बांध लेता है और वहाँ से थोड़ा दूर भागने लगता है। सारे हस्त्र उसके पीछे चले जाते हैं और इतने में उसके बेटे को टाइम मिल जाता है वहाँ से भागने के लिए। और दरवाजे के पास उन्होंने आटे से घेरा बनाया होता है, जहाँ पर जो हस्त्र भी टच करता है वो हवा में बिखर जाता है, क्योंकि वो आटे को टच नहीं कर सकता। और किसी तरह रोते रोते विनायक का बेटा वहाँ से बाहर निकलता है और वो वाड़े में देखता है अपने पापा को, जिसे अब हस्त्र का श्राप लग चुका था। और अब विनायक भी अजीब से स्ट्रक्चर में बदल चुका था और उसे हस्त्र का हमेशा हमेशा के लिए अमर होने का श्राप लग चुका था। फिर विनायक का बेटा उसे रोते रोते देखता है, लेकिन विनायक हस्त्र से वो सोने की पोटली चुराने में कामयाब हो चुका था और वो अपने बेटे को चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ये सोने की पोटली रख लो। लेकिन अपने पापा की ये हालत देखकर विनायक के बेटे को सब समझ आ चुका था कि उनके लालची होने की वजह से ही उसने आज अपने पापा को खो दिया, और वो इसीलिए उस सोने की पोटली को लेने के लिए इनकार कर देता है। और फिर वो विनायक को जलाकर उसे मुक्ति दे देता है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और अब आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स होंगे और कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो उनको वन बाय वन कुछ थियोरी से एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपका पहला सवाल कि एंड में आखिर इतने सारे हस्त्र वहाँ पर कैसे आए और क्यों आए, और क्या हस्त्र मर गया या फिर अभी भी ज़िंदा है। तो हस्त्र एक देव है जो मर नहीं सकता, उसके कई सारे रूप हो सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे उसको काफ़ी सारी आटे की गुड़िया खाने को दो, वैसे ही उतने ही ज़्यादा उसके आकार आएंगे, क्योंकि आटे के लिए वो हमेशा उतना ही ग्रीडी था। सोने को वो पा चुका था लेकिन वो अनाज को कभी पा नहीं सका। तो वो एक देव है, उसके अनगिनत और कई सारे रूप हैं। आटे को छूकर हस्त्र बिल्कुल हवा में एकदम बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन वो कभी मरता नहीं। दूसरा क्वेश्चन, अगर हस्त्र आटे को छू नहीं सकता तो वो आटे से बनी गुड़िया को खा कैसे सकता है। हस्त्र के लालच के चलते वो अपनी इच्छा से आटे को छू नहीं सकता, लेकिन अगर अपने मन से कोई उसे आटा ऑफर करे तो वो उसे छू भी सकता है और खा भी सकता है। और हस्त्र को जो आटा दिया जाता था वो गुड़िया के रूप में ही क्यों दिया जाता था, तो ये पूरी शेप कहीं ना कहीं हस्त्र को ही रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो गुड़िया की शेप किसी न किसी तरह से हस्त्र की शेप से मिलती जुलती है। तो तुम्बाड़ मूवी में हमें एक ब्राह्मण फैमिली की अलग अलग जनरेशन्स किस तरह से लालची होती जा रही है ये दिखाया गया है। विद एवरी कमिंग जनरेशन वो लालच बढ़ता ही चला गया। विनायक की दादी जो अपने ही लालच के कारण श्रापित होकर सालों तक ऐसे ही पड़ी रही, और उसके बाद विनायक की माँ जो एक सोने की मुद्रा के लिए सरकार के साथ रहती थी। और विनायक की माँ की आंखें तब खुली जब उसका छोटा बेटा सदाशिव उसी के लालच के चलते मारा गया। और विनायक, उसके तो अपनी पत्नी के अलावा भी काफ़ी लोगों के साथ संबंध थे और वो अपनी दादी से कई ज़्यादा लालची था। और उसके बाद विनायक का बेटा जो उससे भी एक कदम आगे था, उसे छोटी उम्र से ही लड़कियां चाहिए थी और सारा सोना एक साथ चुराने का आइडिया भी उसी का था, तो वो विनायक से भी ज़्यादा लालची था। और जब विनायक के बेटे ने अपने बाप को अपने लालच के चलते खो दिया, तब उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। और ये मास्टरपीस बना था 2018 में, जो अब दोबारा री रिलीज़ होने जा रहा है और बहुत ही जल्दी तुम्बाड़ 2 भी आने वाली है।